हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। तो आज हम मिल रहे हैं अपने पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज के साथ, जहां पर हमारा मेन फोकस है डे ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी के पीवाईक्यूज का। इसके अलावा अगर आप किसी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं, बस क्वेश्चन के लेवल्स और पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो एटलीस्ट आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीख रहे होगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करो। यहाँ पर हम लोग डेली कुछ पीवाईक्यूज या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं। इससे ये होगा कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो स्किल है वो डेवलप होगी। इसके साथ साथ जब आप दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन में रहोगे वहां पर, तो आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की जो तैयारी है वो किस लेवल पर है और आपको अभी कितनी और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंटरसेक्शन और यूनियन जैसी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इंटरसेक्शन और यूनियन एक्चुअली होता क्या है। तो मान लीजिए कि ए और बी कोई दो सेट्स हैं, एनी टू सेट्स का मतलब है कि ये एम्प्टी भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ ये नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन ए और बी में कुछ एलिमेंट्स हों और ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इस सिचुएशन में जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से हम लोग इस सिंबल के साथ इसको डिनोट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स एक्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो, इसके साथ साथ बी में हो। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में वो वर्ड जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो ये है, एंड का, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में आते हैं। तो अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो ये एक सेट मान लो ए है, ये सेट मान लो बी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि वो एरिया जो दोनों में आता हो। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये एरिया ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। इसके अलावा आप कोई भी एरिया देखो, जैसे ये वाला देखो, ये ए में तो है बट बी में नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। ये वाला एरिया देखो, ये बी में तो है बट ए में नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। सिर्फ ये एक एरिया ऐसा है जो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये शेडेड रीजन होता है। इसको, ये तो हो गया वेन डायग्राम से समझना, लेकिन अगर आप ऐसे मैथमेटिकल डेफिनेशन से समझें तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में हो। तो यहाँ पर एंड का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह यूनियन के लिए आपको और का ध्यान रखना है। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ए में है बी में नहीं है तो भी चलेगा, ए यूनियन बी में हम उसको रखेंगे। अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है लेकिन सिर्फ बी में है तो भी हम उसको ए यूनियन बी में रखेंगे। मतलब यूनियन कहता है कि ए और बी दोनों में ही किसी में भी एक एलिमेंट हो तो हम उसको ए यूनियन बी में रख सकते हैं। जैसे ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ए में भी है बी में भी है, दोनों में है, बहुत अच्छी बात है, तो इसको लेंगे यूनियन में। इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट सिर्फ ए में है तो कोई बात नहीं, ये तो और कह रहा है ना, ये तो कह रहा है चाहे ए में हो सिर्फ, चाहे सिर्फ बी में हो, चाहे दोनों में हो, सबको ले लो, तो इसको भी हम रखेंगे। फिर आते हैं इस पार्ट की बात करते हैं, ये वाला पार्ट सिर्फ बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ए यूनियन बी की डेफिनेशन से इसको भी रखेंगे। तो ए यूनियन बी में पूरा का पूरा सेट, दोनों सेट आपस में कवर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम और ये हो गया आपका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। और अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन से देखना चाहो तो ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में हो, जबकि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या तो बी में हो। दोनों में है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से किसी एक में भी है तो भी हम उसको यूनियन में ले लेते हैं। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है ए इंटरसेक्शन 5।
ये फाई का सिंबल है। अब फाई क्या होता है? फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अब देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या हुआ कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि या तो ए में आए, और इसके साथ साथ एंड इंटरसेक्शन है ना, तो एंड लगाएंगे, एंड मतलब फाई में भी आते हों। और आपको पता है कि फाई में तो कुछ भी नहीं आता, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा जो ए में भी आता हो और फाई में भी आता हो, क्योंकि फाई में कुछ भी नहीं आता। तो अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि वन जो है वो ए में आता है, लेकिन वन कभी भी फाई में तो आ ही नहीं सकता। इसी तरह वन की जगह आप दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले आइए, उसको ए में रखिए, अगर अगर वो ए में है तो वो कभी भी आप देखोगे कि फाई में नहीं आ रहा है, क्योंकि फाई खुद में ही एक एम्प्टी सेट है। इसका मतलब फाई में कुछ भी मौजूद नहीं है। तो जब फाई में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ए और फाई दोनों में आए। इसीलिए ए इंटरसेक्शन फाई फाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है, ए इंटरसेक्शन फाई फाई के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे ऑप्शंस की ओर। जब हम दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं, तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन था। अब हम अपना दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई। मतलब ए यूनियन फाई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सारे एलिमेंट्स सच दैट जो ए में भी हों और बी में हों। मतलब बी मतलब यहाँ पर फाई लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर फाई है दूसरा वाला सेट। ए यूनियन फाई का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या तो फाई में हो। अब देखो, ए में मान लो फॉर एग्जांपल ए में मान लो 1 2 3 है, और फाई तो एक एम्प्टी सेट है, फाई में तो कुछ भी नहीं है। तो वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या तो फाई में हो, तो ए यूनियन फाई में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना जो ए में होंगे, क्योंकि फाई में तो कुछ भी नहीं है। तो जितने एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वो सारे ही ए यूनियन फाई में आ जाएंगे। तो इस वजह से ए यूनियन फाई जो है वो हमारा ए बन जाएगा। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं वो तो यहाँ आएंगे ही, और फाई में कुछ है नहीं, इसीलिए यहाँ पर ए के अलावा कुछ आएगा नहीं। तो ए यूनियन फाई जो है वो ए के बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है फाई के बराबर होता है, इसीलिए ये गलत है। इसी तरह हम लोग थर्ड ऑप्शन देखेंगे। थर्ड ऑप्शन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ए यूनियन ए इज इक्वल टू फाई बता रहे हैं। तो ए यूनियन ए का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हों और ए में हो, यही मतलब हुआ ना। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें, तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं और ए में हैं, तो इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं, तो ये तो ए के बराबर आ जाएगा ना। वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं, इसका मतलब यही तो हुआ ना। अगर हम इसको एक लाइन और बढ़ाकर लिखें, तो इसका मतलब हुआ कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टोटल ए ही तो बन जाएगा ना। अगर ए में 1 2 3 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा, मतलब ए आएगा। ठीक है, तो ए यूनियन ए ए आता है, फाई नहीं आता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फाई है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। इसी तरह ये कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में कि ए इंटरसेक्शन ए फाई होगा। कैसे? ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट्स जो ए में आए, जो ए में मौजूद हैं एंड ए में मौजूद हैं। तो यहां से क्या आएगा? ए में मौजूद है और ए में मौजूद है, इसका मतलब ए में मौजूद है। अब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स ए ही तो होंगे। मतलब अगर ए में 1 2 3 बिलोंग करता है, तो यहाँ पर जो हमारा नया सेट बनेगा वो 1 2 3 बनेगा, और 1 2 3 इज नथिंग बट ए। तो ए इंटरसेक्शन ए भी हमारा ए आएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है फाई आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ये ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नॉट ट्रू है। तो पहले हर ऑप्शन के आगे कौन सा ट्रू है कौन सा नॉट ट्रू है ये लिख लेंगे और जो नॉट ट्रू वाला होगा उसे हम टिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये दो सिंबल्स यूज हुए हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि माइनस क्या होता है और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। इस स्लाइड पे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइनस। ये चीजें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा है a माइनस बी, मतलब a और b दो सेट्स हैं और a माइनस बी आपको बताना है। तो इससे ना एक ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, वो है a में हूं और b में ना हूं। शुरुआत में ये आप लिख लो, लेकिन जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ यू आर अ बिगनर आप इस तरह के ट्रिक को यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज द प्रायोरिटी। मेरे तरीका या किसी और का तरीका दैट इज नॉट द प्रायोरिटी। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब होता है कि इस पूरे सेट में a माइनस बी, इस पूरे सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में हो और b में ना हो। ठीक है, तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, ठीक है, ये बना दें a, ये बना दें b। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो जो a में हो और b में ना हो, तो देखो ये वाला जो रीजन है ये a में तो है लेकिन b में नहीं है। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है हमने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये a में तो है, ये a में तो है लेकिन b में भी तो है ना, दोनों में है। तो हमें दोनों का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स चाहिए जो a में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस a माइनस बी को समझेंगे। अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करके लिखा है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है। ठीक है, इस तरह का जो सिंबल होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है, एक ट्रायंगल। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। ये है ए यूनियन बी। अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये पूरा बी आएगा और ये पूरा ए आएगा, ए यूनियन बी में। ठीक है, अब हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये ए है और ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा? ये वाला रीजन आएगा, सिर्फ इतना रीजन। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब आप लोगों को माइनस का पता है कि जो a माइनस बी का मतलब a में हो b में ना हो, तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो अब हमें वो रीजन चाहिए जो a यूनियन b में तो है बट a इंटरसेक्शन b में नहीं है। ये है आपका a, ये है आपका b, इस तरह से आपका सेट है। तो आपको क्या करना है? a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना, बस जो A यूनियन B का शेडेड रीजन है इसमें से इंटरसेक्शन वाला रीजन हटा लो। तो जैसे ही आप इंटरसेक्शन वाला रीजन हटाओगे आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा। तो कुछ इस तरह का फिगर हमारा बनेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए। ठीक है, अब आई होप कि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा नॉट ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। हम लोग सभी ऑप्शंस को वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर काम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी के। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं और इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। इजी है, इजीली बन जाएगा। ठीक है, शुरू में अगर बिगिनर हो, अभी सीख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप वेन डायग्राम से इतना यूज टू हो जाओगे कि आपको फिर कोई और तरीका समझ ही नहीं आने वाला। मतलब आपको कोई और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वेन डायग्राम आपको काफी इजी दिखेगा कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ता है कि क्वेश्चन की डिमांड कैसी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से ही देखने वाले हैं। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो जो फाइनल वेन डायग्राम होगा वो हम लोग यहाँ बनाएंगे। फिलहाल ये a है, b है और ये c है। ये पूरा a हो जाएगा। ठीक, ये पूरा a हो जाएगा। और b इंटरसेक्शन c क्या होगा, ये हो जाएगा। सिर्फ इतना पार्ट, ये b इंटरसेक्शन c का हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन c क्या होगा वो यहाँ बनाते हैं। ये वाला पार्ट है, ये तो पहले से ही निकला हुआ है ए में से, हमको सिर्फ ये पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो जैसे ही हम ये वाला पार्ट निकाल देते हैं, मेरे पास जो लेफ्ट बचेगा वो ये बचेगा, ये वाला पार्ट। यही पार्ट हमारा इसका रीजन हो जाएगा। तो ये जो a माइनस बी इंटरसेक्शन का रीजन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। दूसरा देख लेते हैं RHS के लिए। तो सबसे पहले तो a माइनस बी निकालते हैं कि क्या होगा। तो अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो a माइनस बी क्या होगा, वो पार्ट्स जो a में तो हैं बट b में नहीं है, ये वाला पार्ट। और a माइनस सी क्या होगा। ठीक, अब इन दोनों का यूनियन कर दो। a माइनस बी, ये क्या है, a माइनस बी है और ये क्या है, ये a माइनस सी है। हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो जब दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों में ही जितने शेडेड रीजन हैं उन सभी को ले लेंगे, और जैसे ही हम सबको लेंगे वैसे ही जो हमारा फाइनल जो शेडेड रीजन है वो ये आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला शेडेड रीजन सेम ही तो है, तो इसीलिए ये आपस में सेम हो जाएंगे और हमारा फाइनल ये जो आंसर है इसका यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी था। आपको यहाँ पर वेन डायग्राम याद है कि ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सारा जो रीजन बचेगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस का रीजन होता है। तो ऐसे ही कुछ अब हम लोग यहाँ करने वाले हैं। अगर हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम बनाएं तो इस तरह से सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारे ही रीजन क्या होंगे, हमारे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के रीजन होंगे। ठीक इसी तरह अब हम लोग RHS में आते हैं। तो RHS में क्या कह रहा है, पहले a माइनस बी पूछा है। तो अगर ये a है और ये b है तो a माइनस बी क्या होगा, ये होगा। ठीक, ये a माइनस बी हो गया। अब अगर b माइनस ए पूछेगा तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ये a ये b, इन दोनों का हमें यूनियन लेना है ना, यहाँ पे यूनियन इन्होंने बोला है। तो जैसे ही हम यूनियन लेते हैं हमें ये फिगर मिलेगा। तो देखो ये दोनों सेम है ना वेन डायग्राम, तो इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। और आप देखो तो यहाँ पे जो मैंने आपको सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन बताई थी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के टर्म्स में बताई थी। ठीक उसी तरह ये जो ऑप्शन बी है ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन है माइनस के टर्म्स में। ठीक है, माइनस वाले टर्म्स में ये एक डेफिनेशन सिमेट्रिक डिफरेंस की बन जाएगी। अब हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन पर काम करेंगे। ऑप्शन थर्ड देखो, यहाँ पे कह रहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई, ये ए के बराबर होता है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था, यूनियन करके इंटरसेक्शन में माइनस कर देते हैं।
तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाइव का मतलब क्या हुआ कि ए और फाइव का यूनियन किया और इसमें से माइनस कर दिया इनका इंटरसेक्शन। तो देख लेते हैं क्या ए आएगा या नहीं आएगा। अब ए को फाइव के साथ यूनियन करो, ठीक है। फाइव एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो ए है, ए में कोई भी एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं, कितने भी मौजूद हो सकते हैं। तो हमें ए यूनियन फाइव का मतलब होता है कि हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं जो ए में हो और फाइव में हो, दोनों में हो तो भी चलेगा लेकिन किसी एक में हो तो भी चलेगा। तो फाइव में तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा ए ही इसका आंसर आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन फाइव का मतलब होता है कि हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं जो ए और फाइव में कॉमन हो। तो ए में दुनिया भर के चाहे जो भी एलिमेंट हो, फाइव में तो कुछ भी नहीं है, और चूंकि फाइव में कुछ भी नहीं है इसीलिए ए इंटरसेक्शन फाइव में भी कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो ये फाइव आ जाएगा। अब ए माइनस फाइव का मतलब हुआ, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ए कोई सेट है उसमें से आपने कुछ भी नहीं निकाला, ठीक है। ए में से आपने कुछ भी माइनस नहीं किया तो वो पूरा का पूरा आपका ए आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी भी जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल टू ए। इसको भी हम लोग फॉर्मूले से देख लेते हैं। पहले इनका यूनियन करते हैं और फिर माइनस कर देंगे इनके इंटरसेक्शन से, ठीक है। अगर कहीं लिखा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी तो इसका मतलब यही होता है ना कि ए यूनियन बी करो और माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों के यूनियन को माइनस करो इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो बस वैसे ही कुछ हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो ए यूनियन ए, ये तो ए आ जाएगा ना, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में ही हो, ऐसे एलिमेंट्स जो एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक में हो, और ये दोनों ही सेम है तो पूरा का पूरा ए जो है वो ए यूनियन ए बन जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन ए होगा क्योंकि यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए है ना। अब ए में से ए और ए इन दोनों में कॉमन क्या है, सारे ही एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेट सेम है, तो इसका आंसर भी ए आएगा। अब ए में से पूरा का पूरा ए निकाल दो, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, फाइव बचेगा। और ये तो कह रहे हैं ए, जबकि ए फाइव है ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ए जो है वो फाइव के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है वो नॉट ट्रू हो जाएगा। अब जो ऑप्शन नॉट ट्रू हो गया तो वही हमारे लिए सही ऑप्शन होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी होल्ड्स फॉर ऑल सेट्स बी ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस। मतलब अगर ये जो बड़ा सा स्क्वायर है, अगर ये हमारा एस है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें ही सारे के सारे जो है वो सबसेट्स जो हैं वो बी मान लेते हैं हम लोग इनको, ठीक है। इसके सारे सबसेट्स को हम लोग बी मान लेते हैं, मतलब किसी को B1 कह दो, ठीक है, किसी को हम लोग B1 कह देंगे, किसी को B2 कह देंगे। इस तरह करते करते बी हम लोग सबको मान रहे हैं, B1 B2 कह दो, ऐसे B3 कह दो, B4 कह दो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई सबसेट है B5, इस तरह से करके हमारे यहाँ पे बहुत ढेर सारे सबसेट्स हैं, इन सबसेट्स को इन्होंने बी से डिनोट किया है। अब होता क्या है कि एक सेट है ए के साथ जब इंटरसेक्शन करते हैं किसी भी सबसेट का, मतलब किसी भी बी का, एस के किसी भी सबसेट बी का इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ करते हैं तो हमें आंसर बी मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक ए बनाओ और एक बी बनाओ, चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में ये आएगा, सभी को क्लियर होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ऐसा बनता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये पूरा का पूरा बी के बराबर है। तो इससे एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि ये जो बी है वो इतना बड़ा ना हो के सिर्फ इतना बड़ा है, सिर्फ इतना बड़ा है। मतलब एक चीज ये समझ में आ रही है कि ये जो बी है वो ये पूरा ना हो करके कितना है, सिर्फ इतना है, इस तरह का है कुछ। अगर ये ए है और ये बी है
तो अब ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये कॉमन आएगा दोनों में, ये कॉमन आएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बी है, मतलब जो कॉमन पार्ट है दोनों में वो पूरा का पूरा बी है। और ऐसा तभी होगा जब, ये चीज तभी पॉसिबल है जब बी जो है वो पूरा का पूरा ए के अंदर आ जाए। अब बी ए के अंदर इस तरह से भी आप दिखा सकते हो और इस तरह से भी दिखा सकते हो। ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है, ये पार्ट है ना, दोनों में इंटरसेक्शन ये पार्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन का, और ये पूरा का पूरा बी है। तो चाहे इस तरह से दिखाओ चाहे इस तरह से दिखाओ। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। बी जो है वो सबसेट है ए का, यहां से कह सकते हैं हम लोग कि बी जो है वो सबसेट है ए का। अब यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, इस फिगर में ये जो एस है ना, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सबसेट्स होंगे जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम इनको बी बोलेंगे। बी क्या है, फॉर ऑल सेट्स बी ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस, मतलब एस के जितने भी सेट्स बी आईज हैं, मतलब जैसे कि B1 B2, आपस B1 B2 एक रिप्रेजेंटेशन है एक सेट को दूसरे सेट से अलग दिखाने की, ठीक है। मतलब एस के साथ कोई भी सबसेट ले लो, उसका इंटरसेक्शन जैसे ही ए के साथ कराओगे आपका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो यहां से एक चीज देखो, हमें ये समझ में आ गया कि जो बी है, मतलब एस के अंदर जितने भी बी होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, ए के अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर कोई बी है तो इस सिचुएशन को होल्ड करने के लिए उस बी को वापस से ए के अंदर आना पड़ेगा। तो अब फिगर में या तो इस बड़े वाले सर्कल ए को, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये ए है, ठीक है, या तो इस ए को बड़ा कर लो, इसको बी के अंदर ले आओ, बी को इसके अंदर ले आओ, और या तो फिर इस बी को ही इसके अंदर लाकर यहाँ पर बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत ढेर सारे सबसेट्स होंगे जो बाहर होंगे, तो जैसे ही उनमें हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे वो तुरंत क्या होंगे, इस ए के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत ढेर सारे होंगे सबसेट्स एस के जो कि ए के अंदर आएंगे। ए के अंदर क्यों आएंगे, क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन डी कह रहा है कि ए 5 के बराबर है, मतलब ए में कुछ भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ए में तो इतने ढेर सारे सबसेट्स हैं, मतलब ए में यूनिवर्सल सेट एस के जितने भी सबसेट्स होंगे जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे वो सारे सबसेट्स ए में आ जाएंगे। तो ए 5 तो नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी में कह रहा है कि ए जो है वो बी के बराबर है। मान लो ये ए है और बी भी इसी के जस्ट बराबर है, बी भी यही है। तो जैसे ही हम कोई दूसरा बी उठाते हैं वो इसका सबसेट हो जाएगा। अब जरूरी तो नहीं है ना कि जितने बी हैं वो सारे के सारे बी आपस में सेम साइज के हों, मतलब जितने भी सेट्स हैं वो सारे आपस में सेम, उनकी सबकी कार्डिनलिटी सेम हो, या वो जितने भी सेट्स हैं उन सब के अंदर सेम तरह के सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हो सकता है किसी में कोई एक एलिमेंट हो सकता है, किसी में कोई 2 एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग किसी एक बी के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ए बी के बराबर है, क्योंकि अगर हमें एक सबसेट ए के बराबर मिल गया तो हो सकता है कोई, मान लीजिए ए जो है वो इसके बराबर है, तो अब इसके लिए देखेंगे तो बी बड़ा हो जाएगा, जबकि बी बड़ा नहीं, बी ए के अंदर ही आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए को बी के बराबर नहीं कहेंगे, ठीक है। बी जो है वो ए का सबसेट है, बराबर नहीं है उसके। तो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से। अब ऑप्शन ए देख लेते हैं एक बार, फिर ऑप्शन बी पे बात करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर है। अच्छा, अब इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो जो ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है, एस है, मतलब एस में से ए को माइनस कर दो, यही होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में ये सारे रीजन आएंगे, ये जितने भी बाहर के रीजन हैं, ये लाइट ऑरेंज वाले, ये सारे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर है। कैसे बी के बराबर है, बी तो सारा यहाँ है ना, बी तो सारा ए के अंदर है, ए कॉम्प्लीमेंट में तो बी है ही नहीं। जितने भी बी थे ए कॉम्प्लीमेंट में उन सारों ने
इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को होल्ड करते ही ए के अंदर खुद को कर लिया। तो जब वो सारे ही बी ए के अंदर पहुंच गए तो अब ए के कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ नहीं बचा। तो जब ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं बचा तो ए के कॉम्प्लीमेंट में बी कहां से आ जाएगा? बी तो ए के अंदर आएगा। अब कोई चीज, कोई भी सेट बी अगर ए के अंदर है तो फिर वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा बी ही ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, यहाँ से ए गलत हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको बिना कुछ सोचे बी को टिक कर देना है, क्योंकि आपके बाकी 3 ऑप्शंस डिस्कार्ड हो चुके हैं लॉजिकली। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुक्का मारा और फिर आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो आपने लॉजिकली देखा और लॉजिकली आपने सभी ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया, तो जो एक लास्ट ऑप्शन बचा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अभी हम चीजों को सीख रहे हैं तो हम इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। ऑप्शन बी कहता है कि ए जो है वो एस के बराबर है। अब देखो, एस के पास जितने भी सबसेट्स थे, एस के पास जितने भी सबसेट्स थे वो सारे कहां चले गए? ए के अंदर चले गए। क्यों चले गए? इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है इसको होल्ड करने के लिए चले गए। ठीक है, अब जब सारे सबसेट्स ए के अंदर चले गए तो ए के बाहर तो कुछ नहीं बचा। अब जैसे ही ए के बाहर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे ये सब क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सब फाई है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर फाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ए के बाहर कुछ नहीं है। तो अब चूंकि ए के बाहर कुछ नहीं है तो ये पूरा ए को हम लोग एस लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अब एस के अंदर जो भी लोग हैं ए के अंदर भी वही लोग हैं, तो एस और ए इस सेंस में हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 सेट्स आपको गिवन है और ये तीनों सेट्स सबसेट्स हैं एस के। यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो एस गिवन है और साथ ही साथ 2 कंडीशंस आपको गिवन है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी के बराबर है और ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस आप इतना समझ लो कि ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दीजिए तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब यहाँ पर चूंकि यूनिवर्सल सेट एस है तो इस केस में ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग एस माइनस ए की तरह देखेंगे। ठीक है, सिर्फ जो अल्फाबेट्स हैं जिनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस वो डिफर करेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट सबके सेम है। अब बढ़ते हैं अपने एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी के बराबर है, ये हमें गिवन है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से सॉल्व करना ना या किसी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करना, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको ये और ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ जाएगी और दोनों कंडीशन यहाँ जल्दी सेटिस्फाई हो रही है या अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया जो ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सके। तो इन सब चीजों में काफी देर लगेगी, क्योंकि अगर कोई एक कंडीशन होती तो हमारे लिए इजी होता, बट यहाँ पर ये और ये 2 कंडीशंस हैं, इन दोनों को ही सेटिस्फाई कराना है, इसलिए इट विल बी बेटर अगर हम थोड़ा सा इसमें कुछ कंसेप्चुअल थ्योरीज लेके चलें और वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें रादर देन सॉल्विंग इट फ्रॉम वेन डायग्राम और सम एग्जाम्पल्स। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी के बराबर है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों ही तरफ LHS और RHS में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का इंटरसेक्शन दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ इंटरसेक्शन में दे रहे हैं। किसी एक तरफ देंगे तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों तरफ कोई चीज ला रहे हैं तो फिर हमें वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन किया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के साथ इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन किया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के साथ। ठीक, अब आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी के। तो अब हम एक तरफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी रहने देंगे और दूसरी तरफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी लिखेंगे। तो अब हम इस लाइन को वापस से लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इधर रहने देंगे और दूसरी तरफ ए यूनियन सी इंटरसेक्शन। अब इस वाले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की जगह हम लोग लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, यहां से, ठीक है, यहां से लिखेंगे हम। अब इसको समझने का एक और तरीका है, वो ये कि अगर आपको गिवन है कोई सेट P है, वो किसी सेट Q के बराबर है, और दूसरी कंडीशन है इसके साथ साथ R जो है वो S के बराबर है, तो आप यहां से कह सकते हो कि P इंटरसेक्शन R जो है वो बराबर हो जाएगा Q इंटरसेक्शन S के। तो बस ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पर A यूनियन B A यूनियन C के बराबर था और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C के बराबर था। यहाँ पे क्या किया गया है कि दोनों को ही इंटरसेक्ट कर दिया गया है, A यूनियन B का इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B के साथ और A यूनियन C का इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C के साथ। तो कुछ ऐसा ही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है, लेकिन इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, चाहे इस तरीके से, मतलब आपकी इंटेंशन इन दोनों में से जो भी हो करेंगे आके। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, अब हम यहां से और सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखिए कि जो इंटरसेक्शन है आप इसको मल्टीप्लाई की तरह एक्ट करिए और जो यूनियन है इसको आप एडिशन की तरह एक्ट कराइए। तो इससे ये होगा कि आपको चीजें समझने में और इस तरह के जो सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सिंप्लीफाई करने में ना ज्यादा आसानी होगी। तो हमें इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई और यूनियन को प्लस की तरह लेकर चलना है। तो अभी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये आएगा A यूनियन B, इसको मल्टीप्लाई, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे पहले A कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर बीच में प्लस का साइन लगेगा मतलब यूनियन, फिर ये A यूनियन B अब किससे मल्टीप्लाई होगा? अब मल्टीप्लाई होगा इस B के साथ। इसके आगे अब सेम चीज यहां पे करेंगे, A यूनियन C, ये मल्टीप्लाई होगा A कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर यूनियन लगेगा मतलब प्लस, फिर A यूनियन C, अब ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? C के साथ। यहां तक बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये प्लस है और ये मल्टीप्लिकेशन की तरह एक्ट करेगा, तो क्या होगा? A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोग सिर्फ इतने वाले को सॉल्व कर रहे हैं, अब हम लोग एक एक ब्रैकेट पकड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो A पहले इसको इसके साथ करेंगे, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, इस तरह करेंगे और इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, मतलब ये हम लोगों ने पहला ब्रैकेट सॉल्व किया। अब इसके बाद यहाँ पर यूनियन लगाएंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन B, ठीक है, पहले A इंटरसेक्शन B किया, फिर B इंटरसेक्शन B किया, बीच में यूनियन लगा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन C इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम इस वाले ब्रैकेट को भी वैसे ही सॉल्व किया, बीच में चूंकि यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन लगा दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन C, ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर अब चीजें ना बहुत ही क्लियर होने वाली है और बस हमारा आंसर आने वाला है। अब कुछ चीजें आपको वेन डायग्राम से
यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और जैसे ही आप वेन डायग्राम से देखोगे आपको लगेगा कि बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स आपके आ जाएंगे। जैसे ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब देखो, अगर ये एस है और ये ए है, तो ए क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ए का जो कॉम्प्लीमेंट हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया, इसके बाहर का एरिया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए अंदर की तरफ है और ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर की तरफ है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो ये पूरा टर्म होगा, ये पूरा टर्म पाई बन जाएगा। अब हम यूनियन लेंगे, तो यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन लिखेंगे। अब बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट देखो क्या बनेगा। अगर ये एस है, ये ए है, ये बी है, ये इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो बी क्या होगा, बी पूरा ये होगा, ये पूरा होगा बी, ये पूरा बी हो जाएगा, ठीक। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा एरिया, मतलब ए को छोड़ के ये पूरा एरिया, ये यहां से ये पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, अब देखो इन दोनों के बीच में कॉमन आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, सिर्फ ये पार्ट कॉमन दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, बी माइनस ए कह सकते हैं। अब अगर आपने वेन डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ये चीजें समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, हर एक तरीके से पता होना चाहिए, सेट्स को पढ़ना आना चाहिए। तो अगर वेन डायग्राम में ये एरिया शेडेड है, तो और आपसे कोई पूछे कि ये एरिया क्या है, तो आपका क्विक आंसर आना चाहिए बी माइनस ए, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया आपका, ये आया बी माइनस ए, ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो एज इट इज लिखेंगे, यूनियन बी लिखेंगे। यूनियन बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि बी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी होता है, ठीक है। बी का बी के साथ क्या कॉमन जाएगा, जाहिर है सिर्फ बी जाएगा कॉमन। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, ए का ए के साथ, ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन पाई जाएगा, अभी आप लोगों ने देखा। इसी तरह यूनियन सी का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पर ये एस है, ये ए मान लो, इसको सी मान लो, सी ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया सी हो जाएगा। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए के बाहर सब कुछ, तो कॉमन क्या जा रहा है इन दोनों में, ये कॉमन जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो ए में भी, ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है और सी में भी है, ये पार्ट दोनों में ही कॉमन है। तो इस पार्ट को आप वेन डायग्राम से देख के क्या बताओगे कि ये सी माइनस ए जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस ए। तो इस सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, सी माइनस ए। अब यहाँ यूनियन लगाए तो यहाँ पे भी यूनियन लगा देंगे। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, इसको एज इट इज लिखेंगे और यूनियन सी कर देंगे, क्योंकि सी इंटरसेक्शन सी क्या आता है, सी आता है। अब फाई के साथ बी माइनस ए का यूनियन करेंगे, तो फाई के साथ हम किसी भी चीज का यूनियन करें, हमेशा वो चीज खुद ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई यूनियन बी माइनस ए को लिखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, बी माइनस ए, बस इतना लिखेंगे, ठीक है। अब ये यूनियन यहाँ लगाएंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का बी के साथ यूनियन करो, जल्दी से, जैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस देखो छोटे छोटे, तुरंत वेन डायग्राम से सॉल्व करो। ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये आएगा, और बी क्या आएगा, ये पूरा आएगा। तो इन दोनों का यूनियन, बी और इंटरसेक्शन बी का यूनियन क्या आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा, ठीक है, मतलब बी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल टू फाई का यूनियन करेंगे सी माइनस ए के साथ, क्या आएगा, सी माइनस ए।
ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब अगर यहाँ पे बी की जगह सी लिख लो, ए इंटरसेक्शन सी सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट, और इसका यूनियन करो पूरे सी के साथ, तो जाहिर है यूनियन में जो बड़ा होता है, सी बड़ा है ना ए इंटरसेक्शन सी से, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो ये आएगा सी। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा बी माइनस ए यूनियन बी। अब एक बार जल्दी से वेन डायग्राम से देखो, यहाँ पर बी माइनस ए क्या आएगा, ये बी माइनस ए लिखा है ना ये, तो बी माइनस ए वेन डायग्राम में बनाइए। अगर ये बी है और ये ए है, तो बी माइनस ए में ये लोग आएंगे, इसका यूनियन करो बी के साथ, मतलब पूरा बी के साथ इसका यूनियन करना है, तो जाहिर है बी बड़ा है बी माइनस ए से, तो यूनियन में जो बड़ा होता है वो आ जाता है, अगर सबसेट है तो इस बी के साथ सिर्फ इतने पार्ट का हमको यूनियन करना था, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, बी आएगा। इक्वल टू के दूसरी तरफ का देखते हैं अब क्या आएगा। इक्वल टू के दूसरी तरफ देखो सी माइनस ए है, तो ये ए है ये सी है, तो सी माइनस ए में क्या आएगा, ये आएगा, ये इतना पार्ट। और सी में क्या क्या आता है, सी में ये पूरा पार्ट आएगा, तो इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा, ऑफ कोर्स सी आएगा। तो यहां से क्या आ गया, हमारा सी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल B इज इक्वल टू सी आंसर आया। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है B इक्वल टू सी, तो B इक्वल टू सी तो करेक्ट हो गया। इसके बाद ये कह रहे A इक्वल टू बी। अब जितने भी हैं जाहिर है B कॉम्प्लीमेंट सी के बराबर नहीं है, A कॉम्प्लीमेंट B के बराबर नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन A ही हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, तो हमको ए बी सी तीन सेट्स गिवन हैं और हमको बताना है कि ए माइनस बी माइनस सी ये इन चारों में से किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से एक एक ऑप्शन को डिस्कार्ड कर कर जो लास्ट ऑप्शन बचेगा उससे हम लोग इन चीजों को, इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मान लो कि लेट a इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप a b c तीन सेट्स को कुछ लेट कर लो। लेट इन द सेंस कि मान लो कि a में 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह मान लो कि b में 2 3 और 5 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह मान लो c में 2 और 4 एलिमेंट है। ठीक है, आप अगर कोई डिफरेंट एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। एग्जाम्पल आपको ऐसा ही कुछ लेना है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में एक अच्छी बात ये होती है कि एग्जाम्पल लेने से पहले आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपको किसी चीज को यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कराना है, गिवन कंडीशन को आपको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कराना है, आपको सिंपल एक एग्जाम्पल लेना है और अब आपको इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम अभी सॉल्व करते हैं a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग b माइनस सी निकाल लेते हैं। b माइनस सी क्या आएगा, मैंने बताया था कि b माइनस सी का मतलब होता है कि जो b में हो और c में ना हो। तो अब आपको ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो b में तो हैं लेकिन c में नहीं है। तो 2 b में है और c में भी है तो 2 नहीं लेंगे। फिर 3 b में है बट c में नहीं है तो 3 लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और 5 भी b में है बट c में नहीं है तो हम 5 को भी लेंगे। तो b माइनस सी में 3,5 आ गया। अब a माइनस a मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस b माइनस सी में क्या क्या आया 3,5 आ गया। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस करेंगे तो फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है। तो 1 इस सेट में है यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है तो 3 नहीं लेंगे। 4 देखते हैं, 4 यहाँ है यहाँ नहीं है इसलिए 4 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि a माइनस बी माइनस सी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे चूज किए हुए एग्जाम्पल से ये आ रही है, ये आ रही है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन ऑप्शंस को एक एक करके चेक करेंगे। अगर इन ऑप्शंस को सेम एग्जाम्पल पर सॉल्व करेंगे, अगर इनकी वैल्यू भी ऐसी आती है तो फिर तो ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। नहीं आती है तो फिर हम वहां पर डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जानिए कि जो एग्जाम्पल होते हैं उनको हम लोग डिस्कार्ड में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए यूज होते हैं, उनको प्रूफ करने के लिए नहीं। तो हम यहाँ पर हमारा जो एम है वो ये है कि हम ऑप्शंस को चूज करें, उनकी वैल्यू निकालें, अगर वैल्यू इसके बराबर नहीं आती है तब तो तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर वैल्यू बराबर आ जाती है तो जरूरी नहीं कि आंसर सही हो सकता है किसी और एग्जाम्पल में आंसर डिफर कर जाए, तो वो हम लोग अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो अभी एक एक करके पहले हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं पहले। आप किसी भी ऑप्शन से जा सकते हो, यहाँ पे मैं ऑप्शन डी से जा रही हूँ ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझा सकूं। बी माइनस सी, ठीक है। तो ए क्या है, 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन। बी माइनस सी क्या है, आपने यहाँ पे निकाला था ना, बी माइनस सी 3,5 निकाला था आपने, तो यह आया 3,5। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको डी मान लेते हैं। अब आप बताओ क्या 1 और डी आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। डी में 3 है और 1 में तो 3 है भी नहीं, 1 में 1 to 4 है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं, इस एग्जाम्पल पे बराबर नहीं है तो फिर किसी और पे हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे गिवन एग्जाम्पल में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सी पर आएंगे। तो अब यहां से लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी है। ठीक है, बहुत इजी है। ए माइनस बी, अगर आप यहां से ए माइनस बी निकालो तो आपको पता है माइनस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ए में हो और बी में ना हो। तो ऐसे एलिमेंट्स बताइए जो ए में है बट बी में नहीं है। तो 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है। 2, वो तो दोनों में, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 भी दोनों में है तो 3 भी नहीं लिखेंगे। 4 ए में तो है बट बी में नहीं है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी में क्या क्या आएगा, ए माइनस बी में आएगा 1,4 इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और बी माइनस सी आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 3,5, बी आया 3,5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फाई लिखते हैं, फाई मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप देखिए ऑप्शन सी, इक्वेशन नंबर सी देखिए और इक्वेशन नंबर 1 देखिए, क्या इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर सी के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 में तो 3 एलिमेंट्स हैं जबकि सी में तो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इस एग्जाम्पल पर हमारा ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर बी पर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब a माइनस बी आप लोगों ने अभी ही निकाला था, a माइनस बी में क्या था, जो a में है और b में नहीं है। ठीक है, तो 1 और 4 a में है बट b में नहीं है। इंटरसेक्शन c, c माने क्या, 2,4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब क्या इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर 1 आपस में बराबर है, नहीं है। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 है, यहाँ 4 के साथ 1 और 2 भी है, तो बराबर कहाँ हो गया, नहीं हुआ बराबर। तो इस एग्जाम्पल पर ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसे भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब इतना तो समझ में आ गया है कि ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि बी सी डी तीनों जो है वो कैंसल आउट हो चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रूफ भी तो करना है ना, हमें देखना है। तो पहले तो हम सिंपली इस एग्जाम्पल से देख लेंगे। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, आपको तुरंत ही चौथा वाला टिक कर देना है, लेकिन यहाँ पर हम चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c, तो पहले तो ये एक तरीका है कि हम लोग इस तरीके से जाएं। तो a माइनस बी में क्या आएगा, 1 और 4 आएगा। ठीक है, 1 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a में है बट b में नहीं है। और यहाँ आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, 2 और 4 कॉमन है, ले लिया हमने 2 और 4 कॉमन।
अब इन दोनों का यूनियन निकालिए, क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा यूनियन, ठीक है। ऑप्शन ए, इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन ए को देखो और 1 को देखो, ए में भी 1 2 4 है और इक्वेशन नंबर 1 में भी 1 2 4 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीका है कि इस एग्जाम्पल पर हमारा ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ एक एग्जाम्पल पर ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं किया जाता है। हमेशा किसी भी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रॉपर रीजन देना पड़ता है, प्रॉपर उसके लिए एक फैक्ट तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम से देखेंगे। a माइनस बी माइनस सी, अगर आप यहाँ पे देखो वेन डायग्राम से, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो b माइनस सी क्या होगा? मान लीजिए ये b है, ये c और ये a। तो b माइनस सी क्या मतलब? जो b में है और c में नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट, ये वाला जो रीजन होगा, ये b माइनस सी का होगा। और a का रीजन क्या होगा? ये a का रीजन होगा, ये पूरा a का रीजन होगा ना। ये a का रीजन होगा। तो अब a माइनस बी मतलब वो एरिया बताइए जो a में तो है बट b माइनस सी में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से बस उस एरिया को शेड कर देंगे। ये a है, ये b है और ये c है। तो a माइनस इस पूरे में से इसको माइनस करना है, ठीक है। वो एरिया जो a के पास तो है बट इसके पास नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये वाला एरिया, ये वाला इंटरसेक्शन के ये ऊपर वाला एरिया तो दोनों में है, तो ये नहीं लेंगे, ये नीचे वाला ले लेंगे। तो जो ये एरिया होगा, ये इतना एरिया हमारा गिवन कंडीशन का शेडेड रीजन होगा वेन डायग्राम में। अब हम लोग ऑप्शन जो ए है ना, उसका भी वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे ही हम ऑप्शन ए का वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये दोनों ही वेन डायग्राम आपस में सेम आ जाते हैं। a माइनस बी माइनस सी है ये। अब हम क्या बनाएंगे, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। देखो देखो, a है, b है और ये c है। तो a माइनस बी, अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो a माइनस बी क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। ये a माइनस बी हो गया। और a इंटरसेक्शन c क्या होगा? ये एरिया होगा, ठीक। अब इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब हमें ये दोनों ही एरिया जो शेडेड है दोनों को ही लेना है। यूनियन में हम सब कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, तो एक ये एरिया तो जाएगा ही जो पहले वाले में है, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया जाएगा और साथ में जो ये एरिया था ये भी जाएगा। तो ये एरिया जब जाएगा तो ये भी कवर हो जाएगा, इंटरसेक्शन का ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आप देखो जरा, इसका फिगर और इसका फिगर देखो एकदम सेम मिल रहा है ना। ये दोनों ही जो एरियाज हैं ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो इनके वेन डायग्राम आपस में बराबर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहले हम लोग ट्रू नॉट ट्रू ये सब देख लेते हैं। सारे ऑप्शंस के आगे हम लोग ट्रू नॉट ट्रू ऐसा करके लिख लेंगे और फिर हम लोग उसके हिसाब से ऑप्शंस को डिस्कार्ड या फिर टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन ए में आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको वेन डायग्राम बनाना है। पहले ये आपका LHS वाला पार्ट है, आपको पता ही होगा। ये आपका RHS वाला पार्ट है, आपको पता ही होगा सभी ऑप्शंस के लिए। तो आपने क्या करना है, LHS का वेन डायग्राम बनाइए जल्दी से, RHS का वेन डायग्राम बनाइए जल्दी से, और फिर देखिए दोनों के वेन डायग्राम आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर सेम है वेन डायग्राम तो इसका मतलब ट्रू है, नहीं है तो नॉट ट्रू है। तो जैसे ही हम लोग A इंटरसेक्शन B, अगर हम लोग A इंटरसेक्शन B लेते हैं तो ये आएगा पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा,
ठीक है। अब अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं तो भी यही पार्ट आएगा। हालांकि ये अंडरस्टूड बात है, बट स्टिल इफ यू आर अ बिगिनर और आपको चीजें देखने में या ऐसे तुरंत तुरंत देख के समझने में प्रॉब्लम है, आप वेन डायग्राम का यूज करिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी यही हमको रीजन दे रहा है और बी इंटरसेक्शन भी सेम रीजन दे रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर है, तो देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा? ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है, मतलब पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी कॉमन है, नहीं कॉमन है, सारे ही रीजन को हम लोग ले लेते हैं और कह देते हैं कि ये क्या है, ए यूनियन बी है। इसी तरह आप बी यूनियन ए बना लीजिए, ये ए लीजिए, ये बी लीजिए और यहाँ पर बनाइए बी यूनियन ए। यूनियन में हम लोग सब कुछ लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लेते हैं, जो नहीं कॉमन है वो भी लेते हैं, तो दोनों का ही वेन डायग्राम सेम है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी पे जाते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी बनाओ, ये हमारा एलएचएस है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बनाते हैं। तो पहले ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या आएगा, ये बी यूनियन सी आ जाएगा। और इस पूरे रीजन में हमको ए को भी यूनियन में लेना है, तो इसका मतलब ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो एलएचएस का मतलब हुआ इस ऑप्शन सी के हिसाब से जो एलएचएस है उसका जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें सारे ही रीजन को हम लोगों को कवर करना है। अब आरएचएस का देख लेते हैं, आरएचएस का क्या है। आरएचएस में कह रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ठीक है, पहले हम ए बनाएंगे, फिर हम बी बनाएंगे, फिर हम सी बनाएंगे, ए बी सी। ए यूनियन बी आपका क्या आता है, ये आता है, ये ए यूनियन बी आ गया आपका। ठीक है, अब सी के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है, तो पहले हम देखते हैं सी कहाँ पर है। ठीक है, ये सी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब आप बताइए कि ए यूनियन बी, मतलब ये जो ब्लू वाला है, जो पर्पल वाला है वो, और जो ये ब्लू वाला है वो सी है। जो पर्पल वाला है वो ए यूनियन बी है, जो ब्लू वाला है वो सी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन पार्ट ये वाला हुआ ना, ये वाला पार्ट, तो ये इतना पार्ट है हमारा ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी का। तो अब देखो एलएचएस के लिए हमने सब कुछ ले लिया था, ए का भी सारा रीजन था, बी का भी, सी का भी, लेकिन आरएचएस में सिर्फ इतना रीजन हमारा आंसर बना, सिर्फ इतना रीजन जो ऑरेंज से है। तो इसका मतलब ये दोनों के वेन डायग्राम आपस में सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नॉट ट्रू। इस वाले ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे मैं नहीं रब कर रही हूँ, यहाँ पर डी वाला आप देख लो, डी ऑप्शन यहीं पे देख लेते हैं। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन कह रहा है कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करो, 5 आएगा। तो वी अंडरस्टूड। यहाँ पर इनोवेटिव मैथ एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग एनी कोर्स और एनी क्वेश्चन, आप हमें इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी गिवन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, ये दोनों ही ग्रुप्स आप हमारे ज्वाइन करिए। इससे ये होगा कि आपको डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ यूट्यूब पे भी समझाए जाएंगे, वहां पर सिर्फ आपको एक पोल के फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आपकी एबिलिटी आप खुद जज कर सको कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन होगा तो आपको भी मजा आएगा। बाकी और किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हमारा नंबर गिवन है। हमको आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो। बाकी मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट सीरीज के लेक्चर में, जहां हम और भी PYQs के साथ डिस्कशन करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।